नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट पे। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का ये 18वां दिन है और इसमें आज आपको कराया जाएगा संसद। और ये इसका आज तीसरा पार्ट है दोस्तों। 2 पार्ट संसद का हो गया है और उसमें भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आया गया। इसका आज तीसरा पार्ट है जिसमें आपको लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित प्रश्न कराया जाएगा और ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सीटेट, केवीएस, एनवीएस, स्टेट, बीपीएससी, यूपीएससी कोई भी एग्जाम देते हैं तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा पार्ट और इसका पिछले पार्ट आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन है BR जाखड़, बी है जीवी मावलंकर, सी है हुकुम सिंह या डी है KS हेगड़े। तो वो कौन थे लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था प्रथम बार? तो वो थे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर यानी बी, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये ही प्रथम स्पीकर भी यही थे और सबसे पहले इनके विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। आपका सेकेंड नंबर प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधी नियंत्रित होती है, किसके द्वारा सीधा नियंत्रित होता है लोकसभा का जो सचिवालय होता है? ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बी है संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, सी है प्रधानमंत्री द्वारा, डी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का जो सचिवालय होता है ये सीधा नियंत्रित होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है ना? वो कौन सा व्यय है जो भारत की संचित निधि जो है उस पर भारित नहीं है? तो ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, बी है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, सी है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, या डी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते इसमें शामिल नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो कौन सा एक जो है भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय नहीं है? ऑप्शन है वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, बी है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, या डी है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो फिर से आ गया ऐसा प्रश्न, कौन सा वो जो व्यय है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, बी है भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, सी है आपके भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, या डी लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना? आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत का जो संचित निधि है उससे पैसे निकालने के लिए या फिर निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है ना? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत की संसद, सी है भारत के प्रधानमंत्री, या डी है संघीय वित्त मंत्री। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत की संसद का अनिवार्य है ना? जब निकाला जाता है संचित निधि से पैसा तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपको 7 नंबर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें
और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। आपको पॉलिटी का कराया जा रहा है, हिस्ट्री आपको टेस्ट कराया जा रहा है, आपको ज्योग्राफी डेली आपको कराया जा रहा है लाइव आकर के 12 बजे। तो आप लोग 12 बजे लाइव हिस्ट्री जरूर ज्वाइन करें, डेली 12 बजे, ठीक है। 12 बजे दिन में आप लोग डेली लाइव हिस्ट्री ज्वाइन करें, सॉरी लाइव ज्योग्राफी ज्वाइन करें, जिसमें आपको मैप के माध्यम से सभी चीज़ कराया जा रहा है, उत्तर क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति संकट के समय, सॉरी राष्ट्रीय संकट के समय, बी है संसदीय स्वीकृति के समय, या सी है संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या डी है नहीं व्यय कर सकते। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है आपका कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व होता है। समूचा राजस्व क्या होता है? ऑप्शन ए है भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेखा में, या सी है भारत की संचित निधि में, या डी है निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, भारत की संचित निधि में, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, संविधान के 9 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद ए नंबर में दिया गया 109, बी है 110, सी है 111 और डी है 112। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी अनुच्छेद 110 में है आपका धन विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि धन विधेयक है उसका निर्णय कौन करेगा? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष, या डी है मंत्री परिषद। तो इसका जो निर्णय करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 प्रश्न है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए, कोई धन विधेयक अगर लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितना दिन तक रोक सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 6 महीने तक, बी है 4 महीने तक, सी है 1 महीने तक, या डी है 14 दिन तक। तो मैक्सिमम इसे 14 दिन तक रोक सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, और इसके बाद वो स्वतः ही स्वीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस कर दिया जाना चाहिए? देखिए वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बस समझने क्या फेर है थोड़ा सा। यानी राज्यसभा में जो धन विधेयक प्राप्त हो जाता है तो उसके कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस कर देते हैं? तो सेम वही क्वेश्चन है, यानी 14 दिन के अंदर उसे वापस कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया गया है 4, इसमें कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बी है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सी है आपका कि यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और डी है यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? पुनः स्थापित किया जाता है कहाँ? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी धन विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी का वीडियो आपको मिलता रहे। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपको ए स्टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी देश स्टूडेंट आपको स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय
धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया, है ना। नहीं पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि नहीं छोटा सा रहता है और पता नहीं चलता है और हम लोग गलत मार के चले जाते हैं। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कर से संबंधित उपबंध, बी है उधार यानी ऋण से संबंधित उपबंध, सी है संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, या डी है दोस्तों जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल, है ना। धन विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, या सी है केवल विधानसभा में, या डी है केवल उच्च सदन में। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है आपका कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, किसके बगैर नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए है संसद की संस्तुति के, बी है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, सी है आपका भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, या डी है मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी नंबर, यानी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः यह स्थापित नहीं किया जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। चलिए फटाफट इसको हम लोग पूरा करते चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग अपना जवाब देते चले और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना कितना सही किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के उत्तरदायी है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्व विभाग, बी है आर्थिक कार्य विभाग, सी है वित्तीय सेवाएं विभाग, या डी है व्यय विभाग। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक कार्य विभाग। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है ना, नहीं होता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए है बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है, बी है सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, या फिर सी है कि संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, या डी है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी प्रधानमंत्री जो हैं अपनी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र पेश कर देता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नहीं पूछ रहा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? ऑप्शन है निगम कर के द्वारा, संपदा शुल्क द्वारा, उत्तराधिकार शुल्क, या डी है व्यापार व्यवसाय या वित्त कर के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी व्यापार व्यवसाय एवं वित्त कर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपको काफ़ी हार्ड दिखेगा, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल तक का भी क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, जो आपको यूपीएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी में रेलवे में भी पूछा जाता है। और आपको देखिए जब कराया जा रहा है तो आपको सभी से संबंधित जो दोस्त आपको एसएससी का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, सीटेट का दे रहे हैं, केवीएस का दे रहे हैं, तो सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 21 प्रश्न है कि देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा देता है ना, बस यही दिक्कत है। बस उसको समझने का थोड़ा सा दिक्कत है, समझ लीजिएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। अगला प्रश्न है 21, ऑप्शन छांटने का प्रयास कीजिए। 21 प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आगामी वर्ष बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले, बी है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात यानी बाद, सी है वित्त विधेयक को प्रस्तुतिकरण के पश्चात, या डी है वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले ना किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है ना। क्या अनुमति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, बी है
बी है आपका भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, सी है राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या फिर डी नंबर है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। 22 का आपका आंसर हो जाएगा क्या डी नंबर, यानी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न चलिए चलते हैं। संसद में प्रश्न है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, ऑप्शन ए है जब सरकार व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तब, या बी है बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, या सी है आपको कि जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तो संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, या फिर लोकसभा में। आंसर क्या हो जाएगा आपका कि भारत सरकार जो वित्त विधेयक को पेश करता है वो आपका लोकसभा में पेश करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न। 25 प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से किसका संबंध है? ऑप्शन ए है निंदा प्रस्ताव, बी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या सी है कसौटी प्रस्ताव, या डी है स्थगन प्रस्ताव। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कसौटी प्रस्ताव। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 26 नंबर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। बेल नहीं दबाइएगा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए 26 प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? वो कौन है जो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? ऑप्शन ए है चेयरमैन राज्यसभा का, बी है स्पीकर, सी है प्रधानमंत्री, या डी है प्रोटेम स्पीकर। तो 26 का आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर, है ना। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वही राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आपको एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 है आपका कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष, या डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए प्रश्न वही है जो पिछले प्रश्न था, लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए अलग है। तो इसका भी आंसर आपको सी ही होगा, लोकसभा अध्यक्ष, यानी स्पीकर के द्वारा ही संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अध्यक्षता करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त अध्यक्षता किससे कौन करता है तो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन दोनों सदन को बुलाता कौन है? तो बुलाने की बात अगर हो जाएगी तो हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ये दोनों प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों आपको पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न। 28 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखिए फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का है ना, कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वही प्रश्न है, घुमा दिया। देखिए थोड़ा प्रश्न पूछने का तरीका देखिए अलग अलग है, इसीलिए एक प्रश्न को 4 तरह से पूछा जाता है और बच्चा जो होता है एक ही तरह से वो याद करता है। तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग बना दीजिए। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 29 प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी वो किसके संबंध में हुई थी? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संसद में। ऑप्शन ए है कि दहेज उन्मूलन के संबंध में, बी है हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, या सी है बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, या डी है स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। आंसर क्या हो जाएगा 29 का दोस्तों? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न।
30 प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए है आपको संविधान संशोधन विधेयक, बी है वित्त विधेयक, सी है साधारण विधेयक या डी है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है ना। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। 30 आज का लास्ट प्रश्न था और इसका आंसर हो जाएगा आपको साधारण विधेयक, यानी भारतीय सदनों की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का 30 प्रश्न संसद पार्ट नंबर 3। इसका अगला पार्ट भी आएगा, पार्ट नंबर 4 भी आएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा नंबर है, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।